दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आप 9th-10th से ही पढ़ना स्टार्ट करते हो। बेसिक्स इसका 9th-10th में ही स्टार्ट हो जाता है और 11th का तो ये कहें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 11th के लिए होगा और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसकी ज़रूरत आपको मैथ्स में शायद ही कोई चैप्टर ऐसा हो जिसमें इसकी ज़रूरत ना हो। खास करके 12th में जब कैलकुलस आप पढ़ते हो तो कैलकुलस का कोई भी चैप्टर्स ऐसा नहीं होता है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बिना कुछ कर पाए। बहुत सारी चीज़ों में ट्रिग्नोमेट्री की आपको ज़रूरत होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ते हो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री की आपको ज़रूरत होती है आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which a study about that figure which contains 3 angles। त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें हम उस चित्र के बारे में पढ़ते हैं जिसमें 3 कोण हो। हमारा 3 कोण किसमें होता है? ट्रायंगल में होता है। तो पूरे ट्रायंगल में हम लोग जो 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, उनके बीच क्या क्या रिलेशन बन सकता है, कैसे रिलेशन बन सकता है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है वगैरह, उसी के बारे में मेन रूप में डिस्कस करते हैं। लेकिन आज के डेट में इतना ये ज्यादा एडवांस हो गया कि इसमें सर्किल भी इंक्लूड हो जाता है, मतलब पॉलीगॉन भी इंक्लूड हो जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें। तो आपने 9th-10th में इंट्रोडक्टरी पढ़ा था, लेकिन अब हमें जो पढ़ना है उसमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, पहले उसको डिस्कस कर लें। तो ट्रिगोनोमेट्री, तो सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है? एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में आप क्लास 2nd-3rd से ही पढ़ रहे हो, उसी को थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इसमें जो चैप्टर्स आपको पढ़ना होता है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज आपको पढ़ना होता है। त्रिकोणमितियां, अनुपात एवं सर्वसमीकाएं पढ़ना होता है, जिसका शुरुआती बेसिक हम लोग क्लास 9th-10th में पढ़े होते हैं लगभग हर बोर्ड के बच्चे। अब 11th में जो नया आ जाता है इसमें बहुत सारी नई चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ना होता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस आपको पढ़ना होता है। फिर अगर बात करें तो फिर आपका आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, या इसी को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं। फिर इसमें पढ़ना होता है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये, और लास्ट में फिर आपको पढ़ना होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो इतने चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं। एंगल्स मतलब इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी इसी में आ जाता है, और हाइट एंड डिस्टेंसेस। इतनी सारी चीजें हमें पढ़ना है। लगभग हर एग्जाम में अच्छे खासे डायरेक्ट भी इससे सवाल पूछे जाते हैं और इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट अगर कहें किसी एग्जाम में तो लगभग 8 से 10% सवाल इससे पूछा जाता है आपका। अगर 100 सवाल पूछ रहा है तो 10 सवाल इससे पूछेगा ही पूछेगा। अगर 50 पूछ रहा है तो 4 से 5 सवाल इससे पूछा जाता है डायरेक्ट वे में। लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर देखें तो कम से कम ये 30% सिलेबस में अपनी दखल रखता है। अगर हम इसका सारा कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे, एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले अगर हम नहीं जान रहे, तो लगभग 30 से 40% क्वेश्चंस में हम लोग फंस जाएंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये कहें तो मैथ्स का एकदम बेसिक है। अगर ये अच्छे से क्लियर है तो बाकी चैप्टर्स को हमें करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, उनको क्वेश्चंस को हम जल्दी और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से ठीक से समझना बहुत जरूरी होता है।
11th वाले बच्चों को थोड़ी सी इसमें समस्या ये आती है कि इतने सारे इसमें फार्मूले हम पढ़ेंगे, इतने सारे फार्मूले पढ़ेंगे कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला एक याद रखें तो दूसरा भूल जाता है, दूसरा जब तक याद करें तो तीसरा भूल जाता है आपका। तो ये चीज आपके प्रैक्टिस पे थोड़ा सा डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना होगा, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद सारे फार्मूले को आपको रिमेंबर करना ही करना होगा, सारे फार्मूले को आप याद करना ही करना होगा। अगर इसके क्वेश्चंस को देखो कि एक फार्मूला देखें, पीछे एक क्वेश्चन लगा और पीछे का फार्मूला पलट करके देखें, तब आप कर ही नहीं पाओगे इसके। अगर सारे फार्मूले दिमाग में हैं तभी जाकर के आपको दिमाग काम कर पाएगा कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे अधूरे फार्मूले को याद करके ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर ये नहीं याद है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला तो आपको कैलकुलस में, लिमिट में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, एरिया बाउंडेड बाय कर्व में या कोऑर्डिनेट में तो खैर बहुत कम फार्मूला यूज होता है, खास करके कैलकुलस में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो थोड़ा सा ये चैप्टर पेशेंस रख करके पढ़ने वाला होगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर आपको फार्मूला याद है तो मैथ्स का सबसे आसान पार्ट ये होता है, बस फार्मूला याद, क्योंकि जिस चैप्टर में जितना ज्यादा फार्मूले वो टॉपिक उतना ही आसान माना जाता है, क्योंकि हेल्पिंग हैंड बहुत सारे हैं, हर चीज के लिए फार्मूला दिया हुआ है। लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं है तो ये आपके लिए सबसे कठिन चैप्टर भी होने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इसके फार्मूले को 11th में तो आपको तो समझना ही होगा, और समझने के साथ साथ इसको याद भी रखना होगा कि हर फार्मूला को समझ करके भी आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, हर फार्मूला को निकाल करके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। मुश्किल से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 30 से 40 सेकंड, 60 सेकंड, एक बहुत ज्यादा तो 1.5 मिनट समय मिलता है हमारा, तो 1.5 मिनट में हम फार्मूला निकालें कि क्वेश्चन सॉल्व करें। तो एक ही उपाय है कि सारे फार्मूले को एकदम टिप पे होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, तब इसके क्वेश्चंस को आप लगाने बैठोगे, देखोगे मजा आने लगेगा, बहुत आसानी तरीके से इनके क्वेश्चंस को आप लगा भी सकोगे। चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसके बारे में डिस्कस। साथ ही साथ इस लेक्चर्स को देखने के पहले जो आपका पीडीएफ फॉर्म में थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है उसको एक बार रिवीजन कीजिए, उसको एक बार पढ़िए, तब इस लेक्चर को अगर आप देखते हैं तो चीजें आप अच्छे से समझ में आएगा। और देखने के बाद फिर से उसको एक बार पढ़िए तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उस पर सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाइए, फिर एक्सरसाइज पे आइए, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और जहां दिक्कत होती है फिर से इसको बार बार देख करके आप करने की कोशिश करेंगे तो आराम से ये चैप्टर समझ में भी आएगा और इसके क्वेश्चंस लगने भी लगेंगे। एक बार अगर लगने लग गया, सारा फार्मूला याद है, क्वेश्चन लगने लग गया, तो लगाने में इसको बहुत मजा आने वाला है आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर देखें तो 3 वर्ड से मिलकर बना, ट्री प्लस गोनो और प्लस मेट्री की बात करें तो ट्री जो यहां हुआ 3 के लिए यूज होता है। गोनो इज ए ग्रीक वर्ड, इट मींस इंक्लाइनेशन। गोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव होता है। इंक्लाइनेशन को ही मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, एंगल अभी डिस्कस करेंगे। और मेट्री मींस क्या हुआ, मेजरमेंट करना हमारा। तो ही हमने बोला ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी अबाउट दैट फिगर विच कंटेन्स 3 एंगल। अब अगर हम 3 एंगल्स की बात करें तो सबसे पहले एंगल क्या होता है वो डिस्कस करें। तो ये मान लिया हमारा कि सोर्स ऑफ लाइट, ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। अब इससे एक रे निकल रहा है इधर OA और दूसरा रे निकल रहा है ये OB हमारा, ठीक। तो इन दोनों के बीच जो इंक्लिनेशन होता है हमारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं हम। तो अब डायरेक्शन की बात करें तो साइंस में 2 तरह का डायरेक्शन होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और इसी को अगर हम कर दें OB तो ये हमारा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होगा, माइनस थीटा होगा। साइन कन्वेंशन इसका क्या होता है, अगर एंगल को आप एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं, वामावर्ती दिशा माप रहे हैं तो प्लस में लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज में ले रहे हैं, दक्षिणावर्ती दिशा माप रहे हैं तो एंगल को क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। इसके 2 आर्म्स हैं, एक OA और एक OB। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जहां से स्टार्ट करते हैं
ये इसका इनिशियल साइड कहलाता है, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल साइड। और ये क्या कहलाता है, टर्मिनल साइड या फाइनल पोजीशन हमारा। इस केस में यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये इनिशियल साइड हो जाएगा, इनिशियल साइड, और ये क्या हो जाएगा, इसका टर्मिनल साइड हो जाएगा। जहां से स्टार्ट करते हैं वो इनिशियल साइड और जहां पे लास्ट होता है वो टर्मिनल साइड। बस इतना याद रखना है, जब एंटी क्लॉकवाइज आप मेजरमेंट कर रहे हो तो आपको एंगल को प्लस में लेना है, और क्लॉकवाइज में जब मेजरमेंट कर रहे हो तो एंगल को आपको क्या लेना होता है, माइनस में लेना होता है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे आप। अब एंगल भी जैसे क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, एंगल क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप डिस्टेंस किलोमीटर में नापते हो, माइल में नापते हो, हाइट है तो आप क्या फीट में नापते हो, आप सेंटीमीटर में मापते हो, आप वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में मापते हैं या लीटर, उस तरह से। तो जिस तरह से वो सब चीज है हमारा क्या, फिजिकल क्वांटिटी, उसी तरह से एंगल भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, मेजरमेंट के लिए क्या होता है, यूनिट होता है, एक इकाई होता है हमारा। तो हम एंगल मेजरमेंट का क्या यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करें। तो अगर हम बात करें, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन के बीच जो इंक्लाइनेशन हो गया उसको हम लोग राइट एंगल कह देते हैं। उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, समकोण कहा जाता है हमारा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में इसी राइट एंगल को, इसी समकोण को क्या लिया गया था, यूनिट लिया गया था, इकाई मान लिया गया था। लेकिन इस यूनिट एंगल, इसको यूनिट लेने में ये राइट एंगल जो है वो काफी बड़ा एंगल हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या है कि वेट मेजरमेंट का मिलीग्राम, ग्राम ये सब ना होता, केजी नहीं होता, क्विंटल नहीं होता, डायरेक्ट टन में होता। ठीक, टन जैसा हम लोग जानते हैं 1000 केजी को 1 टन कहते हैं, कहा जाता है हमारा। तो अगर टन ही में ही होता हमारा, तो उस केस में सोचिए कि डेली लाइफ में हमें कैलकुलेशन में कितनी दिक्कत होती। अब अगर घरेलू काम के लिए आप सब्जी खरीदने जाते हैं, वेजिटेबल्स परचेस करने जा रहे हो, तो कभी भी टन में तो नहीं होता है। अब 1 केजी आलू लेना है तो क्या कहते हैं, 1/1000 टन आलू दो हमें, ऐसा काम कहते हैं। ठीक, उसमें भी क्या है, गोल्ड खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने जाते हैं, तो ग्राम में आपको 10 ग्राम खरीदना है तो पता चला 1/1,00,000वां ग्राम सोना दो हमें। इस तरह से कैलकुलेशन केमिकल जो लैब में यूज करते हैं मिलीग्राम में यूज करते हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम आती। उसी तरह से यहां भी राइट एंगल जो है हमारा, वो एंगल मेजरमेंट का काफी बड़ा यूनिट है। तो फ्यूचर में सबसे पहले इसका इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन मेजरमेंट में काफी प्रॉब्लम फेस लोगों ने किया, दिक्कत आने लगी हमारा। तो उसके लिए नए नए सिस्टम डेवलप हो गए। तो इन जनरल इसके मेजरमेंट के 3 सिस्टम होते हैं। एक जो होता है हमारा वो सेक्साजेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, दूसरा जो लिया गया वो सेंटीसिमल सिस्टम लिया गया, सेंटीसिमल सिस्टम, और तीसरा जो लिया गया वो क्या, सर्कुलर सिस्टम लिया गया हमारा, सर्कुलर सिस्टम लिया गया। सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। इसी को हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, और ये सर्कुलर सिस्टम ही कहलाता है। तो एक एक करके इन चीजों को हम लोग डिस्कस करें। तो सबसे पहले सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम में इन्होंने क्या किया कि 1 राइट एंगल जो था इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट को उन्होंने क्या कहा, डिग्री कहा। तो इस सिस्टम में जो यूनिट लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, डिग्री लिया जाता है, अंश लिया जाता है हमारा। तो when one right angle is divided into 90 equal parts, then one part is called 1 degree angle.
एक समकोण को उन्होंने क्या किया, 90 छोटे छोटे भाग में बांट दिया और एक भाग का नाम उन्होंने क्या दिया, 1 डिग्री कोण दिया, 1 डिग्री एंगल दिया। इस सिस्टम में होता है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। डिग्री के लिए ऊपर छोटा सा डिग्री का ये सिंबल लगा दिया। अब इसके और छोटे की बात क्या, when 1 degree is divided into 60 equal parts, 1 डिग्री को भी उन्होंने 60 छोटे छोटे भाग में बांट दिया और एक भाग को नाम दिया 1 मिनट का एंगल दिया। तो इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट्स का सिंबल ये होता है, ये सिंबल लगा दिया इन्होंने। और फिर 1 मिनट को भी इन्होंने 60 स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 1 पार्ट का नाम दिया 1 सेकेंड का एंगल दिया। इन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट में जो होता है वो कितना, 60 सेकेंड्स होता है हमारा। फिर अगर इसकी बात हुई तो दूसरा फिर क्या था, सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम ये पहले खोजा गया और ये बाद में। अब इन दोनों में मान लो इंग्लिश वाले और फ्रेंच में तो पुर्तगालियन थे ये, इनको पंगा होने लगा कि मैं ईगो प्रॉब्लम कि मैं तुम्हारा सिस्टम क्यों मानूं, मैं नया सिस्टम क्यों ना डेवलप किया। ऐसा करो कि तुमने 90 पार्ट्स में, मैं तुमसे ज्यादा पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक, इन्होंने क्या किया, फ्रेंच वालों ने, पुर्तगालियन ने क्या किया कि 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 राइट एंगल को इन्होंने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसका नाम डिग्री ना देकर के ग्रेड दे दिया। इसको इसमें क्या कहते हैं, इस सिस्टम में जो होता है एंगल का यूनिट, इसको क्या कहा जाता है, ग्रेड कहा जाता है। तो इन्होंने 90 पार्ट्स में डिवाइड किया, इन्होंने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहां पर 1 राइट एंगल इज इक्वल टू जो होता है वो 100 और ग्रेड के लिए छोटा सा जी लगा दिया इन्होंने। तो इन 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। अब फिर उन्होंने क्या कहा, ये क्या मजाक है, पहले तुमने 90 में डिवाइड किया, फिर 60 में डिवाइड किया, मैं सबको 100 पार्ट में डिवाइड करूंगा। इन्होंने 1 ग्रेड को फिर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब जब उसके नाम रखने की बारी आए तो नाम ही इनको नहीं कुछ सूझा कि क्या रखा जाए हमारा। इन्होंने चीटिंग कर लिया, ऐसा करा मैं भी इसको मिनट कहूंगा, मैं भी इसको क्या कहूंगा, मिनट ही कहूंगा। तो इन 1 ग्रेड में क्या 100 मिनट्स और 1 मिनट में क्या हो गया 100 सेकेंड्स हो गया। तो इस सिस्टम में 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और इसमें 1 मिनट में कितना होता है 100 सेकेंड होता है। ये चूंकि बाद में खोजा गया और कोई नई चीज इन्होंने दिया भी नहीं, बस खाली ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मेरी बात तुम लोग मानो, ये करो, तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना। ये पहले से चूंकि पॉपुलर हो चुका था, पहले से ये सारी चीजें आ गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा ये पॉपुलर नहीं हुआ। तो आज भी हम ज्यादातर केसेस में जब एंगल के यूनिट की बात करते हैं तो सेक्साडेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, सेंटिसिमल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, चूंकि है इसलिए बताया जा रहा है, अदरवाइज इसका कोई विशेष यूज आगे नहीं होता है। तो इस सिस्टम में आपका 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, इन 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो ये पॉपुलर हुआ हमारा, ये इन फ्यूचर आगे जाके बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। आज भी इसका इस्तेमाल लगभग ना के बराबर किया जाता है हमारा। कभी कभार 2-4-10 साल में एक आध क्वेश्चन कभी कभी इससे पूछ लेता, अदरवाइज इससे क्वेश्चंस नहीं पूछता है आपका। थर्ड सिस्टम जो था हमारा सर्कुलर सिस्टम। थर्ड सिस्टम जो था वो क्या था, सर्कुलर सिस्टम था हमारा, सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय माप हमारा। तो इन्होंने फिर इस सिस्टम को इंडियन ने दिया था, इंडियन सिस्टम नहीं कहते हैं, वो अलग बात है। इसमें क्या था हमारा, इन्होंने कहा कि ये क्या मजाक है यार, एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक दूसरे ने 1 को क्या 100 पार्ट में डिवाइड किया, तीसरा कोई आ जाएगा कहेगा मैं 200 पार्ट में डिवाइड करूंगा, बहुत मजाक हो गया, ये क्या मजाक है यार, जिसको जितना मर्जी उतने पार्ट में डिवाइड किया। तो उन्होंने क्या किया, ज्योमेट्रिकली इसको डिफाइन किया। उन्होंने क्या किया,
ज्योमेट्रिकली इसको डिफाइन किया। इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया कि 1 डिग्री एंगल इज द, इसमें जो होता है सिस्टम वो रेडियन होता है। इन्होंने उसको क्या नाम दिया, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ एंगल इज कॉल्ड रेडियन। तो 1 रेडियन एंगल को कैसे डिफाइन किया उन्होंने, तो 1 रेडियन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्किल। वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को इन्होंने क्या कहा, 1 रेडियन एंगल कहा। 1 रेडियन, फिर समझ लीजिए, 1 रेडियन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्किल। ये मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया गया उसमें ये सारे डेफिनेशन लिखे गए हैं, यहां बस आपको समझाया जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि एक बार उसको आप पढ़ करके इसको देखेंगे तो ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएंगी आपको। मतलब ये सर्किल है हमारा, ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस मान लीजिए हो गया, ये रेडियस आर है हमारा। अब ए बी इसका कोई चाप है, तो ए बी आर्क जो है इसका भी लेंथ कितना है, आर है। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये जो एंगल, इसी को क्या कहा गया, 1 रेडियन का एंगल। रेडियन शो करने के लिए ऊपर क्या पावर में सी लगा देते हैं, सी मतलब क्या बता रहा है, ये सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहा है हमारा। तो क्या हो गया, सेंटर पर रेडियस के बराबर हर आर्क लेंथ का आर्क सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो अगर आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर है तो वो आर्क सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड्स करेगा, अंतरित करेगा, उसी एंगल को, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, 1 रेडियन का कोण कहते हैं आप। तो यहां अगर बात की जाए तो अगर सिस्टम की, ये हमारा सेंटर हो गया, तो हम लोग जानते हैं एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो हाफ की बात करें तो ये कितना होगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा हमारा। लेकिन इसी में ये तो क्या हो गया, सेक्साडेसिमल सिस्टम में हो गया, सेक्साडेसिमल सिस्टम। और सर्कुलर में अगर यही बात करेंगे हम, सर्कुलर में, तो ये एंगल सेंटर है हमारा, तो ए बी आर्क का लेंथ अगर ये एंगल थीटा है हमारा, तो थीटा बराबर, पहले इसको यहां समझें, ये तो 1 डिग्री एंगल है हमारा। अब अगर मान लिए ये सेंटर है, इसका रेडियस ये आर है, पी क्यू का लेंथ अगर क्या हो, एल हो, और ये एंगल थीटा बनाता हो, ये एंगल क्या बनाता हो, थीटा। तो थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर इन रेडियन। इसमें होगा ये रेडियन में होगा, मतलब एल लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो क्या होता है, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। और ये जो देता है वो एंगल वो किस में देता है, रेडियन में देता है हमारा। इसका फिजिक्स में जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपका होता है। सर्कुलर मोशन, इस फार्मूले का अक्सर जरूरत आपको होगी। तो इस फार्मूले से अगर थीटा की बात करें तो ए बी आर्क का लेंथ अपॉन रेडियस, तो यहाँ ये हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस होगा, ये क्या होगा, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस होगा। तो पूरे परिधि की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर। टोटल सर्कमफेरेंस सर्किल का जो होता है वो 2 पाई आर होता है हमारा। तो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस मतलब पाई आर अपॉन आर, आर कट जाएगा, ये कितना मिलेगा, पाई रेडियन मिलेगा हमारा। तो ये बताओ, सिस्टम बदल देने से इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलना चाहिए ना हमारा। तो इस सिस्टम के हिसाब से यही एंगल 180 डिग्री है, और इस सिस्टम से हिसाब से यही एंगल जो है हमारा कितना, पाई रेडियन है। इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है हमारा।
ठीक, तो जहां भी पाई रेडियन लिखा जाए या 180 डिग्री लिखा जाए, दोनों का मतलब एक ही होगा। अगर डिग्री में है तो वो 180 डिग्री होगा, वही अगर सर्कुलर सिस्टम में है तो क्या होगा, पाई रेडियन होगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू जो हो जाता है 180 डिग्री पाई, या इसी को लिखते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 44.8 सेकेंड होता है। एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 44.8 सेकेंड अप्रोक्स। ये क्या है, अप्रोक्स है हमारा, लगभग मान है ये हमारा, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि पाई की जगह कहीं कहीं हम लोग 3.14 का यूज करते हैं, कहीं कहीं 22/7 का यूज करते हैं। तो 22/7 का यूज करेंगे तो वैल्यू थोड़ा सा अलग आएगा, और 3.14 का यूज करेंगे तो वैल्यू थोड़ा सा अलग आएगा, लेकिन सेकंड में फर्क आएगा। ऐसा नहीं है कि 22/7 करेंगे तो 57 डिग्री में आएगा डिग्री में, और इसमें अगर 3.14 करेंगे तो 60 डिग्री में आ जाएगा, ऐसा नहीं है हमारा, बस सेकंड वाले में थोड़ा सा फर्क होता है हमारा। तो लगभग हम इसको क्या कह सकते हैं, 57 डिग्री के आसपास होता है हमारा कितना, एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट्स के आसपास होता है। सेकंड वाला थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि पाई का कौन सा वैल्यू हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पाई, इसके पहले देखें पाई एक्चुअली क्या होता है, पाई हमारा क्या होता है, तब हम इसको अच्छे समझ पाएंगे। तो पाई क्या है, पाई इज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बताता क्या है, हमारा रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। किसी भी वृत्त का, चाहे इतना छोटा सर्किल लें, चाहे ये सर्किल लिया जाए, चाहे ये सर्किल लिया जाए, चाहे और बड़ा सर्किल लिया जाए, चाहे पूरी दुनिया को ही एक सर्किल मान लें हम, किसी भी सर्किल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। सर्किल का साइज क्या, रेडियस को बढ़ता घटता है, तो हम लोग सर्कमफेरेंस 2πr/2r करेंगे तो क्या पाई आएगा ना, इससे रेडियस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रेडियस चाहे इसका ले, चाहे इसका ले, चाहे इसका ले, चाहे कुछ भी, आर और आर तो कट ही गया है हमारा। तो पाई के डिफाइन होने के बाद ये फार्मूला बना, इस फार्मूले के बाद पाई हमारा नहीं बना है। तो पाई क्या होता है, किसी भी सर्किल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट का एग्जैक्ट कितना वैल्यू है वो आज तक पता नहीं चल पाया है हमारा। पॉइंट के बाद लगभग 22 डिजिट तक आज तक साइंटिस्ट उसका वैल्यू निकाल सके, ये प्रैक्टिकल ही कर पाना पॉसिबल है, थ्योरेटिकल पाई का वैल्यू आज तक कोई नहीं निकाल पाया, आज तक नहीं निकला। पॉइंट के बाद 22 डिजिट तक निकला। अब सोचो अगर पाई का मान पॉइंट के बाद 22 डिजिट तक हर बार लिखना होता, पाई का इस्तेमाल तो बहुत जगह हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का 6-7 से ही कर रहे हो, जहां ज्योमेट्री आप पढ़ते हो, तो अगर पाई की जगह अगर उतना इस्तेमाल करना पड़ता तो हमें कैलकुलेशन में कितनी दिक्कत होती, और वो भी एग्जैक्ट नहीं, वो भी अप्रोक्सीमेट ही है हमारा। तो वहां पे क्या है, इसको एक कांस्टेंट मान गया, इसको सिंबलाइज किससे किया गया, पाई से किया गया हमारा। तो पाई, कोई पूछे कि पाई क्या होता है, तो इट इज ए कांस्टेंट व्हिच डिनोट्स रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। पाई एक अचर राशि है जो कि क्या बताता है, किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात बताता है हमारा। इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल ही नहीं पाया, जब इसी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाया तो इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है निकल पाया। लगभग मान से काम चलाते हैं, या तो 3.414 इस्तेमाल करते हैं, या तो 22/7 इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी पाई इज इक्वल टू 22/7 नहीं लिखा जाता। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, अप्रोक्स होता है हमारा 22/7, ना ही पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है। दोनों हम इस्तेमाल में जरूर लाते हैं, लेकिन वो दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दोनों में से कोई भी पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का आज तक एग्जैक्ट वैल्यू निकाला ही नहीं जा सका है हमारा, इसलिए हमने यहाँ क्या अप्रोक्स लिखा है कि पाई का 1 रेडियन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट्स 44.8 सेकेंड लगभग होता है हमारा। इसी में फिर अगर बात करें हम तो 180 डिग्री इज इक्वल टू हमारा पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन हमारा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 0.01745 रेडियन आता है हमारा। तो 1 रेडियन में 180 डिग्री बाई पाई या 57 डिग्री 60 मिनट 44.8 सेकेंड लगभग, और 1 डिग्री में पाई बाई 1
80 होता है हमारा रेडियन, यानी कि 0.01745 रेडियन होता है हमारा। अब इतना तो है, लेकिन इससे कंपटीशन में बहुत ज्यादा आपके सवाल नहीं बनते। इसका मेन इस्तेमाल बस यही होता है कि पाई को डिग्री में कैसे बदलेंगे और डिग्री को पाई में कैसे बदला जाता है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है हमारा कि कहीं भी डिग्री है, जैसे 30 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना, तो इसको हम 30 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, और 1 डिग्री की जगह आप क्या लिख दीजिए, पाई बाई 180 लिख दीजिए। पाई जहां भी आ जाए तो रेडियन की बात कर रहा, तो सी लगाए चाहे ना लगाए मान लिया जाता है। जैसे हम कहें कि साइन 180 डिग्री है, अब चाहे इसको हम साइन पाई सी लिखें या डायरेक्ट साइन पाई लिख दें, ठीक। तो अगर डिग्री नहीं लगा है या ग्रेड नहीं लगा है, इसका मतलब वो रेडियन की बात कर रहा, मतलब साइन 5 लिखा गया है तो साइन 5 लिखें या साइन 5c लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर और ये इससे साइन 5 डिग्री से अलग होता है। अगर डिग्री लगा तो कोई बात ही नहीं, डिग्री नहीं लगा, केवल एंगल की जगह नंबर लिख दिया, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, रेडियन की बात कर रहा है हमारा। तो सी कभी कभी लगाया भी जाता है और कभी नहीं भी लगाया जाता है, लेकिन अगर खाली नंबर है एंगल की जगह, इट मींस वो रेडियन की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 6। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 है हमारा। ये कहे कि 750 डिग्री का मान कितना होगा, तो 750 को क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये कैंसिल 25 और ये, तो क्या होगा 25 पाई बाई 6 हो जाएगा सब हमारा 750 डिग्री। तीसरा अगर हम कहें 420 डिग्री कितना है हमारा, तो 420 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे, ये और ये कैंसिल, 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। ये कहें -75 डिग्री कितना होगा, तो -75 इंटू 1/80 कर दें हम, ये हो जाएगा हमारा -5 पाई बाई 12 हो जाएगा। मतलब जितना डिग्री है, तो डिग्री का जो नॉमेरिकल वैल्यू हो उसको पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप वो डिग्री से कन्वर्ट होकर के किसमें, पाई के फॉर्म में, यानी कि रेडियन के फॉर्म में आ जाएगा आपका। फिर अब अगर पाई में दिया है और डिग्री में चेंज करना है, पाई में दिया है और डिग्री में चेंज करना है, तो बस खाली पाई की जगह 180 रख दीजिए, हमारा काम खत्म हो जाएगा। जैसे हमारा कह दिया 2 पाई बाई 3 कितना होगा, तो 2 पाई बाई 3 मतलब 2 180 डिग्री अपॉन 3 कितना 120 डिग्री हो गया। दूसरा कह दे कि 7 पाई बाई 6 कितना होगा, तो 7 बाई 6 इंटू 180 डिग्री 30, कितना हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा। 5 पाई बाई 2 कितना है हमारा, तो 5 बाई 2 इंटू 180 डिग्री, ये 90 से कट जाएगा, 9 बचे 45 मतलब 450 डिग्री हो जाएगा हमारा। फिर कहते हैं -150 डिग्री है हमारा, तो -2 पाई 5 पाई बाई 6 है हमारा, तो -5 बाई 6 इंटू 180 डिग्री हमारा 30 डिग्री, इस -150 डिग्री। तो अगर पाई को डिग्री में बदलना है तो बस पाई जहां है उसकी जगह 180 डिग्री रख दीजिए, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आराम से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस इस चैप्टर को मतलब आगे जो इस्तेमाल होना है इसी चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना है हमारा। यहाँ डिग्री से रेडियन में बदल जाएगा, रेडियन से डिग्री में बदल जाएगा। अब ग्रेड और डिग्री को आपस में करना है हमारा। यहां पर हम लोग क्या देखे थे, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड था, और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू ही क्या था, एंगल इज इक्वल टू जो था वो 90 डिग्री था। इसका मतलब क्या हो गया, 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो 1 ग्रेड में हो जाएगा 100 से डिवाइड कर दें तो 9/10 डिग्री हो जाएगा। फिर उसी तरह से 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड कर रहे हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 100/90, इसका मतलब 10/9 ग्रेड हो जाएगा हमारा। तो एक ग्रेड में 9/10 डिग्री और एक डिग्री में कितना 10/9 ग्रेड हो जाएगा। तो इससे हम ग्रेड्स को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फार्मूले से डिग्री को हम लोग क्या ग्रेड में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हर सिस्टम को एक दूसरे में चाहे तो चेंज कर सकते हैं। रेडियन वाले को डिग्री में, डिग्री वाले को रेडियन में, ग्रेड वाले को डिग्री में और डिग्री वाले को ग्रेड में चेंज किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये जो बेसिक है आपको एंगल के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे, तब जाकर के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका डोमेन रेंज क्या होता है, मतलब कब डिफाइंड होता है, कब डिफाइंड नहीं होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।